हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। आज हम डिस्कस करेंगे बक कन्वर्टर या स्टेप डाउन कन्वर्टर के बारे में। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बक कन्वर्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास हाई वोल्टेज अवेलेबल डीसी वोल्टेज अवेलेबल है तो हम उसको किस किस तरीके से स्टेप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू कि बक कन्वर्टर का जो फाइनल सर्किट होता है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड द फाइनल सर्किट। और उसके बाद एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जब इंडक्टर किसी चार्ज इंडक्टर है किसी स्विचिंग सर्किट में, अगर उसको सडनली हम ओपन कर देते हैं तो उस सर्किट में क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि स्टेप डाउन चॉपर और बक कन्वर्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो बक कन्वर्टर होता क्या है? ए डीसी डीसी कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स द हाई वोल्टेज डीसी टू वेरिएबल लो वोल्ट डीसी विद हाई एफिशिएंसी। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है विद द हाई एफिशिएंसी। बक कन्वर्टर हाई एफिशिएंसी के साथ हाई वोल्टेज डीसी को वेरिएबल लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे वेरिएबल टर्म भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसकी एप्लीकेशंस को समझते हैं। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट के जो चार्जर्स होते हैं उसमें हम बक कन्वर्टर को यूज़ करते हैं। उसके बाद नॉर्मली होता क्या है, हमारे पास एसी सप्लाई रहती है घरों में। उसके पहले एसी से और एसी टू डीसी कन्वर्टर की हेल्प से हम एक एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उस डीसी सप्लाई को एक कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए स्मार्टफोन और इन लैपटॉप टैबलेट्स की बैटरी के लिए जो उपयुक्त रहते हैं उसको हम बक कन्वर्टर की हेल्प से इसको कन्वर्ट करते हैं। एक अगला एप्लीकेशन है सोलर चार्जर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि सोलर चार्जर्स क्या करते हैं, जैसे सोलर एनर्जी को सोलर पैनल्स होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को डायरेक्टली डीसी में कन्वर्ट करते हैं। जब डायरेक्टली डीसी में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मली जब जो सोलर पैनल्स होते हैं हमारे सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो वो हाई वोल्टेज होता है। जैसे कि हमें किसी डिवाइस को चार्ज करना है या बैटरी को चार्ज करना है तो हम बक कन्वर्टर की हेल्प से उसको स्टेप डाउन करते हैं, फिर हम उसको यूज़ करते हैं। और अगला एप्लीकेशन है हाई करंट लोड। अगर हमारा पीसी या लैपटॉप्स का मदरबोर्ड होता है उसमें बहुत डिवाइसेज लगी होती हैं, मेमोरी लगी रहती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो लैपटॉप की बैटरी होती है 12 वोल्ट के नियर होती है, तो उसको कहीं कहीं सर्किट में मदरबोर्ड में कहीं पर 1.8 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पे 3 वोल्ट, कहीं पे 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बक कन्वर्टर की हेल्प से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाई करंट लोड, अगर किसी का कोई भी हाई करंट लोड है तो हम बक कन्वर्टर की हेल्प से उसको दे सकते हैं। एक और एप्लीकेशन है, इसके बाद बहुत और भी एप्लीकेशन होती है। तो ये भी एक एप्लीकेशन है डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल। जैसे क्वाड कॉप्टर होते हैं जिसको हम ड्रोन्स भी बोलते हैं, उनमें BLDC मोटर लगी रहती है। तो हम बक कन्वर्टर की हेल्प से वेरिएबल डीसी प्रोड्यूस करके उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक चार्जर है जो कि वेरिएबल डीसी इनपुट लेता है 8 वोल्ट टू 36 वोल्ट, कोई सा भी वोल्टेज रहेगा इनपुट पे, और आउटपुट पे हमें 1.25 वोल्ट से 32 वोल्ट तक वेरिएबल डीसी हमें ये प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ भी इसमें भी एक बक कन्वर्टर लगा रहता है, बाकी और कंट्रोल सर्किट होता है। तो ये एक चार्जर किसी भी वोल्ट को स्टेप डाउन करके इन वोल्टेज की रेंज में दे सकता है। और अगला देख से क्वाड कैप्टर, इसको ड्रोन भी बोलते हैं, तो इसमें भी डीसी डीसी बक कन्वर्टर लगा रहता है। अब समझते हैं हम वोल्टेज को, हाई वोल्टेज डीसी को किस किस तरीके से वेरिएबल लो वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क के थ्रू देखेंगे। इसके बाद फिर हम जीनर डायोड की हेल्प से कैसे स्टेप डाउन कर सकते हैं।
और लास्ट में देखेंगे स्विचिंग सर्किट की हेल्प से कैसे स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क की हेल्प से। इसमें क्या है, एक हमारा लोड है, उसके सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा कि हमें जो भी आउटपुट में रिक्वायर्ड होगा तो हमें इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन के थ्रू समझ सकते हैं, वी नॉट जो है आर एल डिवाइड बाई आर प्लस आर एल इंटू वी डी। आर जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अगर हमें इसका हमारी रिक्वायरमेंट है जो इनपुट वोल्टेज है उसका हाफ चाहिए, तो हम आर को, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस को आर एल दे देंगे। तो क्या होगा, तो बी नॉट हमारा जो होगा वी डी बाई 2 हो जाएगा। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है इस सर्किट की, ये जैसे कि यहाँ पे वी डी बाई 2 इधर आया, लेकिन अगर सेम रेजिस्टेंस है तो बी डी बाई 2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी बी डी बाई 2 होगा। तो यहाँ पे क्योंकि सीरीज में सर्किट है तो करंट सेम फ्लो होगा, तो यहाँ लॉस होगा वी डी इंटू कोई भी मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है वी डी बाई 2। सिमिलरली यहाँ पे वी डी बाई 2 इंटू आई पावर होगा। तो जो हमारी रिक्वायर्ड पावर थी, सेम रिक्वायर्ड पावर यहाँ भी लॉस हो रही है। तो इसका मतलब अगर हमारी एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 50% एफिशिएंट है, 50% वेस्ट हो रही है। और एफिशिएंसी और भी कम होगी अगर हमारा इनपुट आउटपुट जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट हाफ वोल्टेज से भी कम हो गया। समझ लो वी डी वाई 4 रिक्वायर्ड है हमारा आउटपुट पे, तो क्या होगा 50 जो हमारी एफिशिएंसी होगी 25% होगी, 75% यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इसका ये रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क का हाईली इनएफिशिएंट बोलेंगे इसको। तो ये इसको हम नॉर्मली यूज नहीं करते हैं स्टेप डाउन कन्वर्ट करने के लिए। हेलो एवरीवन, अनअकैडमी से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है अगर आप गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सबसे पहली बात है, गेट के लिए 90 डेज बचे हुए हैं और अनअकैडमी गेट मेगा कॉम्बैट टेस्ट करा रहा है। 20 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स होंगे। इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो ऑल इंडिया लेवल पर आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप गेट में कैसे तैयारी आपकी चल रही है। दूसरा, आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। अगर आप इसमें बस एग्जाम में आपने आपको रजिस्टर्ड ही कर देते हैं तो 15% आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अन अकेडमी आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही है। जो भी गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनके लिए मैं बता दूं कि अन अकेडमी आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पे देखिए ये डेट्स लिखी हुई है कब से ये स्टार्ट हो रही है और इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए है। जैसे कि आप जानते होंगे कि टेस्ट सीरीज का कई इंस्टीट्यूट में आप पैसा देते हैं, तो आप अन अकेडमी का फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर गेट। यहाँ पे देखिए विद्या ट्रांस लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा टू अनलॉक द टेस्ट सीरीज। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दूसरा एक और तरीका है जीनर डायोड की हेल्प से। अगर हमारे पास डीसी इनपुट है जैसे कि इस तरीके से, एक हमारे पास सीरीज में रजिस्टर है और यहाँ पे हमारे पास एक जीनर डायोड है। जीनर डायोड क्या करता है कि अगर किसी भी वैल्यू का जीनर डायोड है तो वो हमें उतना ही फिक्स वोल्टेज देता है। जैसे कि ये समझ लीजिए 5 वोल्ट का जीनर डायोड है। जीनर डायोड की पैरेलल में हमारा लोड कनेक्टेड है, यहाँ पे रजिस्टिव लोड समझ लीजिए, लोड कनेक्टेड है। तो क्या होगा, तो हमारा कोई भी इनपुट वोल्टेज हम देंगे तो ये हमारा 5 वोल्ट में आउटपुट पर देगा। लेकिन इसकी भी क्या प्रॉब्लम है, जैसे ही हमारा अगर आउटपुट डिसकनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्ट नहीं है, तब भी एक क्लोज पाथ फॉर्म कर रहा है। यहाँ से इस वाला में ये क्लोज पाथ है, तो यहाँ पे एक करंट तब भी फ्लो होगा, तो फिर भी हमारा पावर लॉस हो रहा है। तो इसकी भी एफिशिएंसी लो रहती है। जीना डायोड की हेल्प से भी हम सर्किट लो एफिशिएंट रहेगा स्टेप डाउन करना। तो इसके भी एफिशिएंसी समझी जाए तो 60 to 70% नियरर होती रहे, तो इसको यूज नहीं करते। तो अगला हमारा आता है स्विचिंग सर्किट की हेल्प से। जैसे अगर हम इसको, जैसे हमने अभी क्या किया था, यहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर था, तो इसको हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया एक स्विच से। तो हम क्या करेंगे, इस स्विच की हेल्प से हमें जितना भी आउटपुट
वोल्टेज चाहिए उसका एवरेज वैल्यू चाहिए, जो नॉर्मली डीसी वोल्टेज एवरेज वैल्यू ही रहता है, तो एवरेज वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो इस वेव फॉर्म के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि स्विच की टी ऑन क्या है, हम स्विच को ऑन या ऑफ कर रहे हैं। टी ऑन टाइम के लिए हमने स्विच को ऑन किया तो ये वी नॉट के अक्रॉस वी डी आ जाएगा। जो वी डी वोल्टेज हो वी नॉट होगा वी डी के बराबर होगा, जैसे इसमें देख सकते हैं। और जब स्विच ऑफ होगा तो ये ऑफ रहेगा। तो अगर इसकी हम एवरेज वैल्यू निकालें तो क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू 1/TS 0 to TS, इसको वी नॉट डी टी। तो इसको हम एवरेज निकालेंगे 1/TS 0 to, इसको ऐसा करें TS 0 to टी ऑन, दो पार्ट में डिवाइड, टी ऑन तक यहाँ ये वाली वैल्यू टी ऑन पे क्या है इसकी वैल्यू वी नॉट की वी डी डी टी, प्लस टी ऑन से टी एस तक टी एस, तो ये क्या है जीरो रहेगा क्योंकि यहाँ पे जीरो वोल्टेज है, डी टी यहाँ जीरो हो जाएगा। और हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा ये वाला, वी नॉट होगा हमारा टी ऑन वाई डिवाइड बाई टी एस। तो क्या है कि हम इस आउटपुट वोल्टेज को टी ऑन की हेल्प से वेरी कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ देखें टी ऑन अभी समझ लीजिए कि हमारा 50%, टी एस का हाफ है, टी एस बाई टू है, और इधर क्या है, इधर भी टी एस बाई टू है। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज वी डी बाई टू, जो एवरेज होगा वी डी बाई टू हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, पहले क्या हो रहा था कि यहाँ पे लॉस हो रहा था, अभी क्या है इधर कोई भी लॉस नहीं हो रहा। स्विच है, अगर मान लीजिए आइडियल केस सभी मानते हैं तो कोई भी लॉस नहीं है, हमारा 100% एफिशिएंसी समझ सकते हैं इस समय। तो ये भी एक एफिशिएंट तरीका है। लेकिन इसकी भी अभी इस सर्किट की जो हमारे पास अवेलेबल है, इसकी एक क्या प्रॉब्लम होती है, अभी इसको हम कंप्लीट सर्किट नहीं मान सकते। अभी देखेंगे, एक तो आउटपुट वोल्टेज क्या है वी डी टू जीरो, इस पहले वी डी था, फिर जीरो हो गया, फिर वी डी होगा, फिर जीरो हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा रिपल रहता है। एक प्रॉब्लम हो गई रिपल वाली प्रॉब्लम होगी। दूसरा केस में आ गया, दूसरा क्या है, जो कि नॉर्मली हमारा जो आउटपुट लोड होता है आउटपुट में लगा रहता है, वो क्या होता है कि या तो डीसी मोटर समझ लीजिए, डीसी मोटर होता है रजिस्टिव, आरएल ई लोड से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर रहता है, या फिर आरएल लोड ले लें, आर कोई और दूसरा लोड हो गया आर एल लेता है, क्योंकि हमारे सर्किट वायर से बना होता है, वायर्स का कुछ इंडक्टेंस होता है, उसको स्ट्रे इंडक्टेंस बोलते हैं, तो वो भी होता है। जैसा अभी क्या करेंगे, अगर इसको ऐसे समझें, ये वाला आर एल लोड लेके समझें, तो इस केस में क्या होता है, जैसे हमने स्विच ऑन किया तो इंडक्टर चार्ज होगा, इंडक्टर पहले चार्ज होता है, तो इधर इंडक्टर है, यहाँ पे समझ लीजिए आउटपुट वोल्टेज है, तो इंडक्टर चार्ज हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, पहले इंडक्टर अब चार्ज हो गया, अब इसको हमने स्विच को ऑफ किया, तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जितना ये चार्ज हुआ उतना ही डिस्चार्ज होना चाहिए, तभी काम करेगा। तो क्या होता है इस केस में, इसके लिए कोई पाथ नहीं है, तो पाथ नहीं है, इधर अभी मान लीजिए आई करंट से चार्ज हो गया, कोई इसको डिस्चार्ज करने के लिए पाथ नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, हम स्विच को ऑफ कर रहे हैं, इसको इस करंट इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो करंट का जो चेंज होता है उसका अपोज करता है, तो ये चाहेगा नहीं कि इसको जीरो करना, कि इस आई को आई रखना चाहेगा। लेकिन जब इसको हम खुद से ऐसा कर रहे हैं कि इसको हम खुद ज़बरदस्ती इसको ऑफ कर रहे हैं, तो क्या होगा, एकदम से करंट जीरो होना चाहेगा, तो एक यहाँ पे एक हाई वोल्टेज इंड्यूस होगा यहाँ पे इस वाली पोलैरिटी के साथ, तो ये वाला सेम वोल्टेज इस स्विच के अक्रॉस आ जाएगा। तो ये स्विच क्या हो गया, अगर बहुत ज़्यादा कैपेबल है, समझा जाए कैपेबल है, तो इसको होल्ड कर पाएगा। अदरवाइज नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे एक स्पार्क होगा, अगर स्पार्क बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हाई करंट था पहले, इसको हम उसको
जीरो करे एक साथ, तो स्पार्क उसको स्विच को डैमेज भी कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कम्प्लीटली एक और वीडियो के थ्रू समझेंगे कि मैग्नेटिक्स की हेल्प से किस तरीके से ये हमारा अब पोलैरिटी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा है, तो इसको हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। अभी इसके लिए देखते हैं कि इस वाली प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारा ऑफ टाइम पे हमें कोई पाथ प्रोवाइड कराना है इसके लिए। तो क्या करेंगे हम, एक इसके लिए एक डायोड लगा देंगे। ये ऑन होगा तो इधर चार्ज हो गया ऐसे, अगर ये ऑफ हुआ स्विच तो इसके लिए एक पाथ मिल गया, तो ये करंट इस वाले पाथ के थ्रू फ्लो हो जाएगा, इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। अगली बार सेम सेम काम क्या होगा, इसको ऑन किया फिर चार्ज होगा, फिर इसको पाथ मिल जाएगा, तो ये इस तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया कि इंडक्टर के करंट को कैसे डिस्चार्ज करना है। डायोड का यूज करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या हुआ, अब हमारी दूसरी प्रॉब्लम हमारी क्या थी, रिपल वोल्टेज। रिपल वोल्टेज को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट डीसी चाहिए आउटपुट में। अभी हमें कैसा मिल रहा है, इस तरीके का बी डी, मतलब इनपुट वोल्टेज जीरो, हमें चाहिए कांस्टेंट। तो एक इस सर्किट में एलसी फिल्टर यूज करते हैं, एलसी फिल्टर, या इसको यूँ बोले एलसी लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस तरीके के वोल्टेज को कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। कांस्टेंट डीसी कैसे करते हैं इस वाले एलसी फिल्टर को, इस तरीके से हम, जैसा हमारा अभी इसको रेजिस्टिव लोड मान लिया है, तो क्या है, इसके तो बीच में हमने लगा दिया एल और सी फिल्टर। तो ये क्या करेगा, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है इसको कांस्टेंट हम इसकी हेल्प से दे सकते हैं। और ये सर्किट इंडक्टर कैसे स्मूथ करता है करंट को, जैसे अभी क्या था, अभी हमारा रेजिस्टिव लोड था, जैसे इसमें समझे ये वाला था, इसमें क्या था, रेजिस्टिव लोड समझा है हमने, तो करंट भी सेम होगा, आउटपुट करंट भी इसी के सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है वी वाई, सॉरी इधर ये इसकी पीक वैल्यू हो जाएगी हमारी वी डी वाई आर एल, इस तरीके से ये भी होगा। तो इस करंट को भी हम इंडक्टर की हेल्प से स्मूथ कर देंगे। इसको अगर कैसे करता है इसको समझना है तो इसका एक वीडियो और है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें, एक पूरा कंप्लीट बक कन्वर्टर हमारा फॉर्म हो गया। जैसे नॉर्मल स्विचिंग की हेल्प से हम कैसे डीसी वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं, तो ये था हमारा बक कन्वर्टर। अब हम समझते हैं बक कन्वर्टर और चॉपर में क्या डिफरेंस होता है। बक कन्वर्टर और स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर। तो अभी क्या है, जैसे इस केस में क्या था, इस केस में हमारा आउटपुट क्या था, एकदम चॉप्ड डीसी था। पहले हमारा कांस्टेंट डीसी था, हम समझ, इनपुट हम बैटरी से सप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट डीसी था, तो हमने एक इसको कैसे कर दिया, चॉप्ड वेव फॉर्म है, पहले कोई इतना कांस्टेंट वोल्टेज, फिर इसको जीरो कर दिया, फिर कांस्टेंट। तो इस वाले हम सर्किट को नॉर्मली, इस वाले सर्किट को हम बोलते हैं चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर। चॉपर इस वाले सर्किट को, क्योंकि हमें आउटपुट वोल्टेज जो मिल रहा है चॉप्ड फॉर्म में मिल रहा है। लेकिन जब हम फिल्टर को लगा दिया, हमने इस सर्किट में फिल्टर को यूज कर लिया, तो हमारे पास कांस्टेंट डीसी फॉर्म हो गया। हमें आउटपुट पे केवल कांस्टेंट डीसी मिल रहा है, बहुत ही कम रिपल के साथ, इसको भी कांस्टेंट ही समझ लेते हैं। तो ये होता है हमारा डीसी डीसी बक कन्वर्टर। तो आज हमने ये समझा, अगले एक लेक्चर में हम समझेंगे इसको एनालिसिस करेंगे कि इसके वेव फॉर्म इंडक्टर की
इंडक्टर के वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म कैसे ड्रॉ करते हैं, इनपुट करंट की वेव फॉर्म कैसे आएगी, कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होगा उसकी वेव फॉर्म कैसे होगी, आउटपुट वोल्टेज कैसा रहेगा। तो इसके लिए अगले लेक्चर को देखेंगे। थैंक यू।